हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर नंबर 1 to 5 में हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, इसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस हम करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। कैसे करते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड से, जिसे हम हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल, राइट। ट्रायल एंड एरर को हम हिट एंड ट्रायल में बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। बात वही है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस करते हैं। इसके लिए खूब प्रैक्टिस चाहिए। अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो देखते ही समझ में आ जाता है कि बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन देखी, एंड उसके बाद हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम सिंगल रिप्लेसमेंट पढ़ने वाले थे। उसके पहले हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गाइस। मैंने आप सबको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रखा था। किस ऑर्डर में रखा था? रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने एलिमेंट को किस में रखा था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रखा, राइट। किसमें रखा था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमने साथ में भी पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या था? जो ऊपर एलिमेंट हो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे एलिमेंट्स हो कम रिएक्टिव है। याद करने का ट्रिक क्या था? केदारनाथ बाबा का माली, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। तो केदारनाथ बाबा का जो माली है वो आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। तो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है, राइट। आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। ये पढ़ा था। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले क्या है? कम रिएक्टिव, ठीक है। इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। पहले हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई है उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हमारे पास यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट में हमारे पास कितने सोडियम है? 1 सोडियम। कॉपर कितना? सोडियम 1, कॉपर 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, है ना। यहाँ पे देखिए सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और कॉपर 1। सब कुछ बैलेंस है सिवाय सोडियम। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, है ना, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2, रिएक्टेंट साइड में 1। तो सिंपल हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कितना? 1, ब्रोमीन कितना है? 2। कैल्शियम कितना? 1, ब्रोमीन कितना है? 2। पोटेशियम कितना? 1, नाइट्रोजन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 3। यहाँ देखिए कैल्शियम कितना? 1, नाइट्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना है? 6। तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे NO3 कुल मिला के 2 है और यहाँ पे NO3 1 है। तो हम काम कर सकते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हुआ देखिए, कैल्शियम कितना? 1, यहाँ पे कैल्शियम कितना? 1, कैल्शियम कितना? 1 और यहाँ पे कैल्शियम कितना? 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6, ठीक है। ब्रोमीन कितना? यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेशियम आपका 2, यहाँ पे 2। ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ऊपर वाले भी बैलेंस हो गई और ये वाले भी आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, राइट। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को इधर ऑलरेडी बैलेंस है। अगर आप इसको चेक करो, कैल्शियम 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान दो, हमने पढ़ा था कि रिएक्शन CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। एक बात इंपॉर्टेंट है, लिखते जाएंगे। लाइमस्टोन, इसका नाम क्या है? लाइमस्टोन, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसका नाम होता है क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विक लाइम और इसको हम कहते हैं स्लैग लाइम। क्या कहते हैं? स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, राइट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विक लाइम होता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, स्लैग लाइम होता है, और इसे कहते हैं लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और इसी से हम घर में क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। चूना आता है ना सफेद वाला, क्विक लाइम होता है, उस चूने को हम क्या करते हैं, उस चूने को, है ना, वो क्या होता है चूना, जिससे हम घर में क्या करते हैं, है ना, व्हाइट वॉशिंग दी वॉल। क्या करते हैं इसका यूज, क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, है ना। वॉल का किस में यूज करते हैं, इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल में यूज करते हैं। ठीक है, तो दीवार को रंगने के लिए, ठीक है, दीवार को रंगने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉश करने के लिए, दीवार को रंगने के लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चूना पत्थर का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइम में होता है। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि दीवार को रंगने के लिए क्या यूज होता है, तो आप बोलेंगे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो स्लैग लाइम बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। लाइम स्टोन का फॉर्मूला आपको पता है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी सीरीज को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा। ठीक है, अरेंज करना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, इन मेटल्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। आयरन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ठीक है, पोटेशियम है, ये है कॉपर है, हाइड्रोजन है ना, इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में डालना है। फिर आपका सोडियम है, पोटेशियम है, टिन है, निकेल है, जिंक है, प्लेटिनम है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, उसके अलावा आपका लेड है। इन सबको आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको रखना है, इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको लिखना है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कैसे लिखेंगे, ध्यान दें, बहुत आसान है। देखिए केदारनाथ, केदारनाथ की तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ इसमें की केदारनाथ बाबा का, बेरियम तो कहीं आएगा, नाथ तो कहीं आना, सोडियम कहीं आएगा, केदारनाथ बाबा का माली, मैग्नीशियम भी नहीं कहीं, कैल्शियम भी नहीं कहीं, आलू, आलू है, पोटेशियम का रहेगा ये, जरा वो है, जरा फीके, फीके भी, जरा फीके नहीं, निकल नहीं, जरा फीके नहीं, स्पाइसी, स्पाइसी भी नहीं, पकाता भी नहीं है ना, पकाता है तो है। ठीक है, केदारनाथ बाबा का आलू है ना, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा फीके नहीं, स्पाइसी पकाता है। उसके बाद देखिए कॉपर सस्ता है तो उसको पहले लिखेंगे, ये याद करने का ट्रिक था, याद करने का ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं। कॉपर, फिर आपका गोल्ड, सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी आएगी आपकी गोल्ड की। इन सब में देखें केदारनाथ, केदार फिर नाथ, तो केदारनाथ यानी पोटेशियम, देन सोडियम, केदारनाथ बाबा का मालिक, बाबा का मालिक कहीं दिख रहा है, बाबा का भी नहीं दिख रहा, मालिक कहीं नहीं दिख रहा, आलू भी कहीं नहीं दिख रहा, जरा भी कहीं नहीं दिख रहा, फीके भी नहीं दिख रहा, फीके नहीं, नहीं दिख रहा है, फीके नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं फीके नहीं, स्पाइसी दिख रहा है, स्पाइसी दिख रहा है कि तीन दिख रहा है, फीके नहीं, स्पाइसी, पकाता, पकाता भी दिख रहा है, पकाता है, ठीक है, पकाता है। फिर एक मिनट, एक छूट गया, ये छूट गया, जरा छूट गया, ठीक है, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा, तो ये छूट गया, पोटेशियम का सोडियम के बाद जिंक, ठीक है, केदारनाथ बाबा का माली, आलू जरा, तो जरा छूट गया, ठीक है, जिंक छूट गया, तो जिंक क्या मैंने लिख दिया, जरा, ठीक है, इनमें से आपको लिस्ट में से देखना है, ठीक है, लेट हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए पकाता है के बाद महंगाई के हिसाब से लेंगे, सबसे सस्ता कॉपर, तो उसका हमने लिखा कॉपर, देन सिल्वर, तो आपने लिखा सिल्वर, फिर आपने लिखा प्लेटिनम, तो ये वो आपका प्लेटिनम, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हमें लिखना आ गया। तो हमारे लिए देखिएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो चुटकी के खेल है, बहुत ही चीज है, बहुत आसान है ना। 1 मिनट के अंदर अंदर हम इसको, है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर लेंगे। इतना आसान है कि पूछिए मत। नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता होगा, इसको मैं तरीके से भी समझाता हूं, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है आपका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे सिंगल रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे हम सिंगल रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नाम में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो होता क्या है देखेंगे, इस मान लीजिए आपके पास जिंक है और कॉपर सल्फेट है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जिंक है, ये कॉपर है और ये सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाया हुआ है। जब इनका रिएक्शन होता है, जब इनका रिएक्शन होता है तो देखेंगे क्या होता है, ये जिंक आता है, इसको लात मारता है ना, है ना, और क्या होता है, जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेता है और सल्फेट बनाता है और कॉपर इधर आ जाता है। क्या हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं पहले कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड था, अब जिंक ने क्या किया है, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, इस जगह से डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया, बाहर भगा दिया। जिंक देखिए पहले कॉपर और सल्फेट के बीच में बॉन्ड था, अब जिंक ने क्या किया, इसको भगा दिया है बाहर और जिंक ने खुद कॉपर की जगह ले लिया। ध्यान दीजिए, तो ये जिंक किसकी जगह पे आ गया, कॉपर की जगह आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि जिंक ने क्या किया है, जिंक ने क्या किया है, उसने डिस्प्लेस किया, जिंक है ना, डिस्प्लेसेस वाटर। क्या करते हैं इस केस में, जिंक है ना हैज डिस्प्लेस्ड वाटर, सॉरी कॉपर, जिंक हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर। जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ये सिंगल हो रहा है, केवल एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई मेटल या एलिमेंट, जब कोई मेटल या एलिमेंट किसी कंपाउंड से किसी एक दूसरे मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर दे, एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिंक ने कॉपर को हटा दिया है, जिंक ने कॉपर को बाहर करके जिंक सल्फेट बना लिया है, कॉपर बनाया। तो जिंक का आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक का आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक का आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ क्या, जिंक सल्फेट और कॉपर बना, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेस होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है ना, नेसेसिटी है ना, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए मेटल का हाई रिएक्टिव होना जरूरी है, यानी कि मेटल शुड बी हाईली रिएक्टिव, मेटल शुड बी, है ना, यानी कि आप कह सकते हो मेटल शुड बी हाई रिएक्टिविटी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है तो जिंक की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और कैसे चेक करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस, कैन या एलिमेंट ऑफ हाई रिएक्टिविटी लिख सकते हैं आप। मेटल जब ज्यादातर मेटल्स के लिए यूज होता है, इसलिए मेरे मुंह से बार-बार मेटल्स निकल रहा है ना। एलिमेंट्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस, एलिमेंट ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस एलिमेंट ऑफ लो रिएक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ लो रिएक्टिविटी, एलिमेंट ऑफ हाई रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस एलिमेंट ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी का एलिमेंट क्या कर सकता है, वो लो रिएक्टिविटी के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। इसको एक व्यवहारिक लैंग्वेज में समझाऊं आपको, देखिए एक व्यवहारिक लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड, कॉपर और सल्फेट आपस में जुड़े हुए थे, है ना। जिंक को इधर ले आता है, जिंक को इधर ले आता है, ये कॉपर है, सल्फेट है, जिंक को ले आता है, तो कॉपर सल्फेट के बीच में बॉन्ड था, जिंक ने कॉपर को लात मारी क्योंकि जिंक को सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाना था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे किसी दो लोगों के बीच बॉन्ड है, लाइफ में भी देखिए किसी दो लोगों के बीच में बॉन्ड है, एग्जांपल से समझिएगा ढंग से, किसी दो लोगों के बीच में बॉन्ड है, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आप उनका बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो, किसी एक को रिप्लेस करके उसकी जगह लेना चाहते हो, तो आपको उससे ज्यादा काबिल बनना पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा काबिल बनना पड़ेगा। जैसे आप और आपके दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं कहेंगे, दो जने हैं, है ना, दोनों ने सेम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्डिंग किसकी ज्यादा अच्छी होगी, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, ठीक है, जिसकी जो ज्यादा काबिल होगा। तो जो ज्यादा काबिल मेटल होगा वो कम काबिल मेटल को, ये समझने का तरीका है, जो ज्यादा काबिल मेटल होगा, जो ज्यादा क्या होगा, काबिल मेटल होगा, वो कम काबिल मेटल को क्या करेगा, लात मार के भगा देगा और उसकी जगह ले लेगा और अपनी जिस जगह को आना चाहता है वहां आ सकता है, ठीक है।
जिस जगह पे वो आना चाहता है वो वहां आ सकता है। यानी कि देखिए, अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा ध्यान सुनिएगा, जो ज्यादा कार्बन है वही दूसरे की जगह ले सकता है ना। देखिए ध्यान से, ठीक है, कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक ने कॉपर को हटाया और जिंक सल्फेट बनाया और क्या बनेगा आपका, कॉपर बनेगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या थी, कॉपर से ज्यादा थी। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वही डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम ऐसे लिखते कॉपर प्लस जिंक सल्फेट तो क्या रिएक्शन होती, क्या कॉपर सल्फेट बनता, क्या कॉपर जिंक की जगह लेकर के जिंक को भगा पाता, जिंक को लात मार पाता? नो, ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, यहां पे आपको लिखना होगा नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, जिंक से कम है। बिकॉज यहां पर आपको रीजन लिखना होगा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, राइट। चलिए इसी तरीके से हम लिखते जाते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं, आपको बताना है ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगा। आपको बताना है ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, जितना मैं आपको बोर्ड पे रिएक्शन दे रहा हूं आपको बताना हो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। इसको आपको बताना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, देखिए आयरन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयरन जिंक को रिप्लेस कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है, वो जिंक की जगह ले रहा है। आयरन जिंक को लात मार के भगा रहा है, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके, तो जिंक क्या है, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन की रिएक्टिविटी क्या है, लो। जिंक के कंपैरिजन में आयरन क्या है, रिएक्टिविटी उसकी क्या है, आयरन की लो है। जिंक के कंपैरिजन में आयरन की रिएक्टिविटी क्या है, लो है। तो आयरन जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि यहां आपका होगा नो रिएक्शन, यहां पे आपका क्या होगा, नो रिएक्शन। चलो अब ध्यान दें, लेकिन वहीं पर अगर जिंक को कह दिया जाए आयरन को रिप्लेस करने को तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, हाई है। तो जिंक की रिएक्टिविटी हाई है, हाई रिएक्टिविटी आयरन के कंपैरिजन में, तो जिंक क्या कर सकता है, आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट प्लस आयरन बना सकता है। डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब आयरन और कॉपर में देखेंगे तो क्या होगा, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके, आयरन यही आ जाता है, कॉपर हाइड्रोजन के भी बाद आता है। इस केस में आयरन ज्यादा रिलेटिव की बात है। आप हो सकता है किसी से काबिल हो, तो आपसे भी काबिल लोग पड़े होंगे, तो रिएक्टिविटी की बात है ना। तो देखिए आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा, कॉपर को लात मारेगा और कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर आयरन को बाहर नहीं कर पाएगा। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, जिसकी हाई रिएक्टिविटी होती है वो डिस्प्लेस कर पाता है। या आपका लो रिएक्टिविटी क्या है, लो रिएक्टिविटी का ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। ऐसा पूछ सकता है, ध्यान देना। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कलर बता देता हूं सॉल्यूशन के, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कलर बता देता हूं सॉल्यूशन के, ठीक है। कि अगर जिंक सल्फेट को पानी में डालते हैं ना, जिंक सल्फेट का जो पानी में सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस लिखते हैं। ऐसे ब्रैकेट में एक्वस लिखा हो उसका मतलब होता है इसका पानी में सॉल्यूशन। जैसे अगर मैंने ऐसे NaCl एक्वस लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पे एक्वस लिखा है ऐसे इसका मतलब होता है एक्वस। तो इसका मतलब होता है NaCl का, यानी कि नमक का पानी में सॉल्यूशन। तो जो नमक का पानी में सॉल्यूशन होता है उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NaCl एक्वस से। कैसे, NaCl एक्वस से। तो जिंक सल्फेट का जो पानी में सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है व्हाइट। कौन से कलर का होता है, व्हाइट। एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, व्हाइट। आयरन सल्फेट का
पानी में जो सॉल्यूशन होता है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, उसका कलर होता है ग्रीन। किस कलर का होता है? ग्रीन। वहीं पे कॉपर सल्फेट का जो पानी में कलर होता है वो होता है आपका ब्लू। क्या होता है आपका? ब्लू। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस कलर को ध्यान रखेंगे। ये 3 कलर है, वैसे तो बहुत सारे कलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 कलर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। जिंक सल्फेट का आपका व्हाइट कलर होता है, आयरन सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का आपका पानी में सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होगा, मतलब है ना, आयरन सल्फेट का ग्रीन और इसका ब्लू। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, कुछ रिएक्शन देता हूं, जैसे मैं आपको कहूं कि जिंक का कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होगा, कॉपर सल्फेट का पानी में अगर रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिंक इज व्हाट? हाईली रिएक्टिव। जिंक इज क्या? जिंक इज हाईली रिएक्टिव बच्चों। तो दिस कैन डिस्प्लेस कॉपर, दिस कैन डिस्प्लेस कॉपर। तो जिंक का जब कॉपर के साथ रिएक्शन होगा तो पहले रिएक्शन होने के पहले सॉल्यूशन का कलर कैसे होगा? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अब जब रिएक्शन हो जाएगी कॉपर सल्फेट किस में बदल जाएगा? जिंक सल्फेट में। तो ये होगा आपका व्हाइट। तो आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी तो आप क्या बताएंगे? किस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन होगी कि ब्लू कलर में चेंज, blue color of solution, blue color of solution will change, blue color of solution will change into white, change into white। ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि अगर आपका कॉपर का जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जिंक सल्फेट तो व्हाइट होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है, ठीक है। अब गलती मत कर देना, कॉपर सल्फेट बना मत देना, यहां पे होगा ही नहीं रिएक्शन, यहां पे जब रिएक्शन होगा ही नहीं, यानी कि कॉपर सल्फेट में बदल ही नहीं पाएगा, कॉपर सल्फेट में ये बदल ही नहीं पाएगा, ये जिंक सल्फेट का जिंक सल्फेट ही रह जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है? कम। तो ये व्हाइट तो व्हाइट ही रह जाएगा, राइट। अगला देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं सपोज कि आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट से, आयरन का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट से, क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अगर आयरन उसे डिस्प्लेस कर दे, अगर आयरन उसे डिस्प्लेस कर दे तो क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो अगर मैं आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी इस रिएक्शन की कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होगी? आप कहेंगे कि ग्रीन, हाँ, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर, ब्लू कलर, जो पहले सॉल्यूशन ब्लू कलर का था किसमें चेंज हो गया? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन कलर। किस कलर में चेंज हो गया? ग्रीन कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपको नाम से लग रहा होगा कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना है, तो बहुत आसान है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का बस 2 बार आपको करना है। चलिए बताता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। चलिए ध्यान देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपकी 4th टाइप है। बहुत आसान है, सुनेंगे ध्यान से, बहुत आसान है। होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास है AgNO3 है, इसका आपने सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, तो जब ये रिएक्शन होती है
तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, AgCl और NaNO3। अब देखिएगा क्या होगा, ये समथिंग अदला बदली जैसा है, ये अदला बदला जैसा। पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, पहले सिल्वर जो था वो NO3 के साथ था, है ना, और सोडियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। अब सिल्वर क्लोरीन के साथ है और सोडियम किसके साथ है, वो आपका नाइट्रेट के साथ, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि सिल्वर पहले किसके साथ था, सिल्वर पहले आपका NO3 के साथ था, उसने सोडियम को डिस्प्लेस किया। ध्यान रखेंगे सिल्वर ने सोडियम को, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कोई फंडा नहीं है, इसमें डिस्प्लेस करते ही करते हैं। तो सोडियम ने आपका क्या हुआ, सिल्वर ने सोडियम को हटाया, है ना, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का यूज नहीं है। सिल्वर ने सोडियम को हटाया, AgCl बना, और सोडियम ने सिल्वर को हटाया और NaNO3 बनाया। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। पहले सिल्वर NO3 के साथ था, अब सिल्वर क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ है। पहले सोडियम क्लोराइड के साथ था, अब वो नाइट्रेट के साथ है। देखिए इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन देता हूं बोर्ड पे, आपको पहचानना होगा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, it is also called as मेटाथेसिस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, मेटाथेसिस रिएक्शन, मेटाथेसिस रिएक्शन। इसे हम और भी क्या कहते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाथेसिस रिएक्शन, है ना, हम इसे मेटाथेसिस रिएक्शन भी बुलाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाथेसिस रिएक्शन, है ना, हम इसे मेटाथेसिस रिएक्शन भी बुलाते हैं, राइट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम है। तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको पहचानना होगा कि ये डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। आसान एक्सरसाइज होने वाली है। फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और आगे कंटिन्यू करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, बताना आपको। आपको बताना टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ना, कि डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस भी कहते हैं, या सिंगल रिप्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल है ना रिप्लेसमेंट भी कहते हैं और मेटाथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाथेसिस रिएक्शन, राइट। तो देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट है, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, इसे हम कहेंगे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, आपका डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ देखिए बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। फिर देखें KBr प्लस AgNO,
KBr प्लस AgNO3। इसमें देखेंगे सिल्वर ने पोटेशियम को डिस्प्लेस किया, सिल्वर ने पोटेशियम की जगह लेकर के AgBr बना। पोटेशियम पहले Br के साथ था, अब पोटेशियम NO3 के साथ है ना। सिल्वर पहले NO3 के साथ था, अब Br के साथ है। ये क्या आपका दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर डबल रिप्लेसमेंट है या मेटाथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए, सॉरी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं, यहाँ पे कॉपर आना चाहिए। हाँ, निकल ने आपका कॉपर को डिस्प्लेस किया, निकल ने आपका क्या हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस करके इधर भगा दिया। ये आपका क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट, राइट। ये है। नेक्स्ट आपका एक सिंगल रिएक्टेंट मिलकर के बहुत सारे प्रोडक्ट दे रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारा प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं आपका डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के आपका प्रोडक्ट दे रहा है, बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक ही टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपका क्या होगा, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, राइट। एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान दें, सीजियम क्लोराइड है। यहाँ पे देखिए सीजियम पहले क्लोरीन के साथ था, वेट, हाँ यहाँ पे देखिए, सॉरी सीजियम पहले क्लोरीन के साथ था, अब सीजियम किसके साथ है, NO3 के साथ है ना। सीजियम पहले किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था, अब सीजियम किसके साथ है, NO3 के साथ है। सीजियम पहले क्लोरीन के साथ था, अब सीजियम NO3 के साथ है। सिल्वर पहले NO3 के साथ था, अब सिल्वर Cl के साथ है। तो क्या आपका डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। इसको देखें, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया, जिंक सल्फेट बनाया और आयरन बनाया है ना, जिंक सल्फेट बनाया और आयरन बनाया, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ठीक है, आपका सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ठीक है गाइस, लेक्चर नंबर 6 यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने सीखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर मेटल होता है ना, एक कोई पर्टिकुलर मेटल होता है, वो दूसरे को, पर्टिकुलर मेटल या एलिमेंट होता है, वो किसी कंपाउंड से दूसरे को डिस्प्लेस करता है। किसी कंपाउंड से क्या करता है, वो दूसरे को डिस्प्लेस करता है, राइट, दूसरे किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। और डबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, दो बार रिप्लेसमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो आप रिएक्शन पहचानना सीख गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे आपका, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। डबल रिप्लेसमेंट में पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के एप्लीकेशन क्या होता है ना, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, सिल्वर वगैरह में कोरोजन होता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बस एक एडवाइस करना चाहूंगा बीच में, ठीक है, कि थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहें, एनसीईआरटी भी पढ़े, क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करें, ओलंपियाड वगैरह के भी क्वेश्चन लगाएं। अभी तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे अपना लेवल और हाई करेंगे। अचानक से बाउंसर करना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो खूब मेहनत करें, मन लगा के अपनी पढ़ाई करेंगे, इन सबको बाकायदा एक एक पॉइंट सही से देख लें, हर एक चीज को आप प्रॉपरली देखें, ठीक है। और बुक्स अच्छी रेफर करें, ठीक है, कम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, है ना, अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, है ना, पूछें। चलिए गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।